कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस है जस्ट लाइक कोविड। जैसे कोविड का इन्फेक्शन था वो भी वायरस था, ये भी वायरस है। और ये वायरल इन्फेक्शन जो यूजुअली होते हैं वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं, वो विद टाइम खुद ही रिकवर हो जाते हैं। बट कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा सा होता है, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट और केयर जो है वो नेसेसरी है। और इसका स्प्रेड है, इट स्प्रेड थ्रू फोमाइट्स। फोमाइट्स मतलब कि जैसे आपने जो कोविड था, कोविड जो एरोसोल से भी ट्रांसफ़र हो रहा था, तो ये टच करने से स्प्रेड होता है। तो टच जैसे आपने अगर मान लो कोई किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो उसको क्या होगा, वो अपनी आइज़ को टच करेगा तो उसके हाथ में वायरस आ जाएगा। वो वायरस लेके हाथ टच करेगा किसी सरफेस पे, टेबल पे, चेयर पे, व्हाटएवर सरफेस, जो भी घर पे जो कुछ भी है या बाहर है, तो उस पे टच करेगा तो वहाँ पे वायरस लग जाएगा। जो हेल्दी कंटेक्ट आएगा वो उस सरफेस को टच करेगा तो उसके हाथ में वायरस लग जाएगा, और उसके बाद जब वो अपनी आइज़ को टच करेगा तो आइज़ में पहुंचेगा इन्फेक्शन। ये डायरेक्ट स्प्रेड नहीं होता, ये थ्रू फोमाइट्स। आई फ्लू के केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और लगातार जिस तरह पिछले कई टाइम से देखने को मिल रहा है कि पहले बच्चे अफेक्टेड हो रहे थे, और अब कहीं ना कहीं यंग यूथ हो या बुजुर्ग हो, वो भी जो है अफेक्टेड हो रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजह है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर फारूक रुनिहाल। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो दिक्कत, जो आई फ्लू अभी जो है फैल रहा है, क्या कुछ कारण जो है इसका है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू सर, जानने की कोशिश करूंगा, अभी आई फ्लू जो है आप जानते हैं कॉमन है, बच्चों से लेके अब बुजुर्गों तक भी जो है पहुंच चुका है। तो सबसे पहले जानने की ये कोशिश करूंगा आखिर कारण क्या है, किस तरह से ये फैल रहा है। देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस है जस्ट लाइक कोविड। जैसे कोविड का इन्फेक्शन था वो भी वायरस था, ये भी वायरस है। और ये वायरल इन्फेक्शन जो यूजुअली होते हैं वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं, वो विद टाइम खुद ही रिकवर हो जाते हैं। बट कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा सा होता है, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट और केयर जो है वो नेसेसरी है। और इसका स्प्रेड है, इट स्प्रेड थ्रू फोमाइट्स। फोमाइट्स मतलब कि जैसे आपने जो कोविड था, कोविड जो एरोसोल से भी ट्रांसफ़र हो रहा था, तो ये टच करने से स्प्रेड होता है। तो टच जैसे आपने अगर मान लो कोई किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो उसको क्या होगा, वो अपनी आइज़ को टच करेगा तो उसके हाथ में वायरस आ जाएगा। वो वायरस लेके हाथ टच करेगा किसी सरफेस पे, टेबल पे, चेयर पे, व्हाटएवर सरफेस, जो भी घर पे जो कुछ भी है या बाहर है, तो उस पे टच करेगा तो वहाँ पे वायरस लग जाएगा। जो हेल्दी कंटेक्ट आएगा वो उस सरफेस को टच करेगा तो उसके हाथ में वायरस लग जाएगा, और उसके बाद जब वो अपनी आइज़ को टच करेगा तो आइज़ में पहुंचेगा इन्फेक्शन। ये डायरेक्ट स्प्रेड नहीं होता, ये थ्रू फोमाइट्स बोलते हैं इसको। यानी सर कम्युनिकेबल डिसीज हम बोल सकते हैं इसको कि ये इसका नहीं, इसको थ्रू इसका स्प्रेड जो है ना वो थ्रू फोमाइट्स है। स्प्रेड तो होगा, ये कम्युनिकेट तो होगा, एक से दूसरे में तो कम्युनिकेट होता है, लेकिन एक जो एरोसोल ट्रांसमिशन होता है कि डायरेक्टली किसी का कोई जैसे लोग सोचते हैं कि शायद नज़र मारने से, किसी पेशेंट को देखने से भी फैलता हो, या उसके एरोसोल से, सांस से वगैरह, जो सांस छोड़ता है पेशेंट, तो उससे तो नहीं होता, लेकिन उससे नहीं होता है। ये इसका वायरस जो है वो हैवी साइज़ है, इसका एडिनो वायरस है, और नया स्ट्रेन आया हुआ है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो वो डायरेक्टली नहीं स्प्रेड हो पाता है, बट वो थ्रू सरफेसेस होता है, टच करने से। सर, यानी सर इसके सिम्टम्स क्या है, यानी किस तरह से पता चलता है कि जो आई फ्लू जो है हो चुका है। इसके सिम्टम्स मेनली जो हैं वो रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, इसलिए इसका नाम जो पिंक आई बोलते हैं इसको यूजुअली ना, पिंक आई, क्योंकि उसका कलर जो है पिंक हो जाता है, बहुत रेड हो जाता है। और इसके सूजन भी हो जाती है, आइज़ में भी सूजन होती है, आँख के अंदर भी सूजन होगी। कंजक्टिवा वाला पार्ट जो होता है, सफ़ेद वाला पार्ट, इसमें होती है। जो काले वाला पार्ट होता है उसको पुतली बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया में नहीं होता यूजुअली, ये कंजक्टिवा में होता है। जो सफ़ेद पार्ट दिख रहा है उसके ऊपर से एक और लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, वो सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, लूज़ लेयर होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है उसका, तो वो रेड हो जाती है, और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन के कारण थोड़ा सा सूजन भी हो जाती है, एडिमा हो जाता है उसमें। तो लिड्स में भी एडिमा हो जाता है। उसकी जो लेयर, वो कंजक्टिवा उसको बोलते हैं। कंजक्टिवा की लेयर, आँख के जो वाइट वाला पार्ट है वो आ गया बल्बर कंजक्टिवा, वहाँ से आगे उसका जो एक्सटेंट होता है लेयर का, लिड पे भी होता है, तो इसलिए लिड्स में भी स्वेलिंग आ जाती है। और पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करेगा स्वेलिंग, पेन,
पेन नहीं, रेडनेस, डिस्चार्ज, जिसको लोकल भाषा में चिपड़ा बोलते हैं। सर उसके अलावा जानने की कोशिश करूंगा कि इसको रोका किस तरह से जा सकता है, वो जानना चाहूँगा। वायरस का जो इसका एक ट्रेंड होता है, एक पर्टिकुलर सीज़न आता है इसका, ये मानसून वगैरह जो हैं उसके बाद से ज़्यादा इसका ट्रेंड आ गया हुआ है। तो इसको रोकने के लिए हमें यही करना है कि केयरिंग इज़ नॉट शेयरिंग, शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग। तो हमने हैंड शेक वगैरह कोशिश करनी है मिनिमल करें, गुड हाइजीन, हैंड वॉश रेगुलरली, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन वगैरह और मास्क भी डाल के रखें। तो कोविड वाले जैसे करते थे वो वाला परहेज़ करेंगे हम। फ्रीक्वेंट वॉशेज़, जो नॉर्मल वाटर होता है मे भी उसमें इन्फेक्शन हो तो वो अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल पानी, सादा पानी से नहीं, बल्कि इंश्योर हो कि साफ़ पानी है। आइज़ को भी धोएं, फेस को भी धोएं और हैंड्स को भी हैंड वॉश भी करना है। तो अगर आपको लगता है साफ़ पानी नहीं है तो नॉर्मल सैलाइन होता है, NS की एक बोतल होती है छोटी, उससे वॉश कर सकते हैं। और कोल्ड कंप्रेसेस, बर्फ़ जो है, बर्फ़ थोड़ा सा लिफाफे में या किसी टाँकी में डाल के तो उससे कंप्रेस करना है। तो उससे क्या होगा कि एडिमा कम हो जाएगा, स्वेलिंग जो सूजन है वो कम हो जाएगी, रेडनेस के सिम्टम्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। सर उसके अलावा जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनकी आंख जो है लाल हो जाती है, जिस तरह आपने कहा कि रेड हो जाती है, और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि शायद कोई बीमारी नहीं है और वो बिल्कुल उसको नॉर्मल में ले लेते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ओवर द काउंटर जैसे कोई आके दवाई वाले से ले लिया, या जैसे आज जो सीज़न चल रहा है हर एक को पता है लाल आंख होगी, तो शायद हर एक यही सोचता है कि ये वायरस ही होगा, तो वही सेम मेडिकेशंस लेके चला जाता है। तो मे भी उसके साथ में कोई और एलर्जी वाला पार्ट हो, कोई और कॉज हो। इसलिए हमेशा जब भी मेडिकेशंस खासकर आई की लेनी है तो मेरे हिसाब से आई स्पेशलिस्ट को दिखा के ही करना चाहिए, ऐसे ओवर द काउंटर मेडिसिन्स लेके। और ख़ासकर जब मेडिकल शॉप्स वगैरह पे या जैसे ऐसे कोई चला जाता है तो कि भाई मेरी आंख लाल होगी, तो यूजुअली स्टेरॉइड्स देते हैं, तो वो स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करना है, उनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो हम यूजुअली इसमें वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें हमने देखना है कि एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जहाँ पे रिस्क लगेगा तभी जाके हम एंटीबायोटिक्स रखते हैं, वरना हम एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करते हैं। इसमें हम ज़्यादातर लिब्रिकेटिंग देते हैं और सिम्टोमेटिक रिलीफ आने के लिए कुछ ड्रग्स होती हैं जो सिम्टम्स को थोड़ा सा लोअर कर देती हैं। और मेनली डाइट है, अच्छी डाइट रखनी है, सब कुछ खाना है, ये नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस किसी भी डाइट की नहीं है। अच्छी हेल्दी डाइट और हाइजीन, हैंड वॉश फ्रीक्वेंट, सैनिटाइजेशन, फेस वॉश अच्छी तरह से डेली नहाएं। जिन दिनों बीमार हो रहे हैं, फीवर चढ़ रहा है, किसी पेशेंट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, फीवर भी चढ़ जाता है, मसल एक्स वगैरह, बॉडी एक्स ओवरऑल हो जाती हैं, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर होगा। इसकी जो सीवियरिटी होती है वो अलग अलग है, किसी में बड़ा माइल्ड सा होता है, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, किसी में हफ्ता 10 दिन लगते हैं, और इवन किसी में 20 दिन या इवन महीना भी लग रहा है। यानी सर इसमें चांसेस है बहुत जल्दी रिकवर होने के? चांसेस रिकवर होने के उसी में हैं जिसकी डाइट ठीक होगी और जो हाइजीन मेंटेन करके रखेगा। सर जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा देखते हैं कि आंख जो है लाल हो गई, और उसके बाद जिस तरह लगातार बाकी जो है दवाई लेते रहते हैं या ड्रॉप्स जो भी लेते रहते हैं, तो कोई भी ड्रॉप उठा के जो है डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि हम इससे ठीक हो सकते हैं। तो क्या लगता है हानिकारक कितना ज़्यादा ये हो सकता है? नहीं, ये तो बड़ा रिस्की होता है। जैसे अगर मान लो किसी ने स्टेरॉइड्स ले लिए, स्टेरॉइड्स का इफेक्ट तो एकदम आ जाता है, बट वो अवॉइड करना चाहिए। इंसान सोचता है कि ये बड़ी अच्छी दवाई मिल गई, इससे मेरा बिल्कुल बड़ा, देखो जी मैं डॉक्टर के पास भी जा रहा था, उन्होंने मुझे मेरा इलाज नहीं कर पाए, वो जल्दी फलाना ने मुझे ये एक ड्रॉप दिया उससे ठीक हो गया। बट उनका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जैसे काला मोतिया हो जाता है स्टेरॉइड्स से, सफ़ेद मोतिया भी हो जाता है, काला मोतिया भी होता है, और डिलेड वुंड हीलिंग वगैरह, मान लो जख्म शख्म हुआ है तो उससे डिले भी वो भी हो जाता है। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। खासकर आई में ड्रॉप्स बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ओवर द काउंटर उठा के डालते जाओ। सिर्फ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिसमें कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज साल्ट होता है, वो डाल सकते हैं। लुब्रिकेटिंग के अलावा बाकी सारे रिस्क हैं। तो उसके अलावा आई फ्लो को लेकर लोगों को, आम जनता जितनी भी है जिनको इस बारे में पता नहीं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप खास तौर पर देना चाहोगे? उनका यही है कि देखें, कोशिश करें आज इस सीज़न में मिनिमल हैंड शेक, ज़रूरी नहीं है आज हैंड शेक करना, और अगर आपको मजबूरन करना भी पड़ रहा है तो उसके बाद हैंड वॉश कर दें।
जो अगर घर में कोई बीमार है जिसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, जिसकी लाल आँख हो गई है, या देसी में ये भी बोलते हैं कि आँख आई है, जिसको आँख आई हो या पिंक आई हो गई हो या फ्लू हो गया हो, तो उसको चाहिए कि वो अपना टॉवल साबुन वगैरह अलग से रखें, खुद को आइसोलेट कर दे, ताकि बाकियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मेरी वजह से कोई और सफ़र ना करे। आपको कोई हक नहीं है कि आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो। अगर किसी को जिसको पता चल गया कि मुझे ये हो गया हुआ है, तो उसको यही चाहिए कि वो खुद को आइसोलेट कर दे जिस बाकियों तरह से। कोविड में किया जाता था, खुद को जी। जो आइसोलेट किया जाता था बंद कमरे में या अलग, जी नहीं, बंद कमरे में ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग सा साइड। अलग से अपना टॉवल साबुन अलग से रखेंगे, और प्रोटेक्टिव कवरिंग आइज़ में गॉगल डालने का दो बेनिफिट होंगे। एक तो उसको हाथ नहीं लगाएगा, डायरेक्टली हैंड टच नहीं होगा, और दूसरा ये खुद भी कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने देख लिया साफ तौर पर आई फ्लू के केसेस जिस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आपने देखा कि पहले बच्चों को और अब बुजुर्गों को, यंग यूथ को, यानी लगातार ये केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह कोविड आपने देखा था कि कुछ टाइम पहले कोविड था, किस तरह वो जो है फैल रहा था, उसी तरह जो है आई फ्लू भी फैल रहा है। लेकिन क्या कुछ डॉक्टर का कहना था किस तरह से इसको रोका जा सकता है, क्या कुछ सिम्टम्स जो है खास तौर पर इस पे के लिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अवॉइड करनी और कहीं ना कहीं इस फ्लू को जो है रोकना। उसके अलावा सर क्या कहना है? एक चीज़ है कि ये माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। हम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली ये माइल्ड होता है। लेकिन किसी किसी में ये काली वाली पुतली में फैल सकता है, जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें रिस्क होता है, और जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, या जो एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह पे चल रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स पे जो चल रहे होते हैं, उनको रिस्क है थोड़ा सा ज़्यादा सीवियरिटी होने का। तो इसलिए दिखा के ही, चेकअप करवा के ही बेटर है दवाई लेना। ये उठा के ऐसे नहीं कि ये सोच के कि आज फ्लू है वही डालें, फलाना को ये दी तो मुझे भी वही लगेगी, वो थोड़ा सा रिस्क वाला पार्ट है। तो आपने सुन लिया कि रिस्क वाला पार्ट क्या है और क्या कुछ डॉक्टर फारूक रुनियाल का कहना था, किस तरह इस चीज़ को रोका जा सकता है और क्या कुछ साफ तौर पर आपने करना है, क्योंकि इस वायरस को जो है फैलने नहीं देना है। और काफ़ी अच्छा मैसेज जो है इनकी तरफ से था।